guys, namaskar, good morning, very welcome to the show once again on my channel Amrit Samran Science Based Entertainment after a long time. Beg a pardon please that I have come after a long time with a vacation and I have come with a new video, new chapter for science class 4 and 5 also. So without any delay, I'll start a new chapter, weather, air and water. Yes, weather, air and water. And it's chapter for class 4 and 5 also. So let's begin. Let's start the chapter without any delay, without any confusion. If any doubts, any confusion for this chapter, in this chapter, you can ask politely in the comment box, in WhatsApp, in Twitter, and on Facebook, any types of social media. You can ask with me. Along with, you can connect from the mobile number, product number that mentioned in your phone number. So let's start. Let's begin without any delay. पहला है यहाँ पे टॉपिक वेदर के बारे में पढ़ना है. वेदर क्या है? वेदर एंड सीजन. दैट्स टू मेन डिफरेंसेस बिटवीन वेदर एंड सीजन. यू नो वेरी वेल. वेदर क्या होता है, सीजन क्या होता है, ये आप जानते हो. वेदर जो होता है वो डे टू डे चेंज द टाइम ऑफ वेदर इज कॉल्ड वेदर. वेदर मतलब ही मौसम होता है, सीजन मतलब भी मौसम होता है. व्हाट आफ्टर ऑल दोनों में अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन वेदर एंड सीजन. वेदर जो होता है वो डे टू डे चेंज करता है. व्हाट सीजन जो होता है वो मंथली वाइज चेंज करेगा. वेदर कहने का मतलब डे टू डे या फिर टाइम टू टाइम चेंज करेगा. सपोज दैट यू हैव नोटिस दैट दिस टाइम यू लुक सनी डे, you look sunny weather, sunny day, but nobody knows about after some time, after few times you notice, you will notice that the weather is changed. Maybe it's raining, maybe it's cool air, maybe it blows cool air, maybe it is raining, maybe it may be rain. हो सकता है बारिश हो जाए. अभी सनी डे है, अभी धूप उगी हुई है, अभी धूप खिली हुई है. इस वेदर में हो सकता है कुछ समय बाद बारिश हो जाए, कुछ समय बाद हवाएं चलने लगे, कुछ समय बाद तूफान आ जाए. ठीक है, ये होता है वेदर में चेंजिंग होना. बट सीजन होता है वो एक टिपिकली एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. यू कैन से दैट दिस अ सीजन ऑफ समर सीजन. You can see the summer season. And once again I want to say this is the class we are running. That is a summer season, summer vacation class, and so one day one class you will study with us and with our team. ओके, कहते हैं अभी जो समर सीजन समर वैकेशन में हम जो क्लास चला रहे हैं ड्यूरिंग लॉकडाउन. आप देख सकते हैं इस गर्मी के मौसम में हम एक दिन एक क्लास लेकर के आप सबके लिए आते हैं. हम जितने हमारे टीचर्स के ग्रुप हैं वो सारे ट्विटर ग्रुप, मास्टर ग्रुप, हम आपके लिए फॉर योर कन्वीनियंस एक वन डे वन क्लास ड्यू टू समर वैकेशन इन लॉकडाउन लेकर के हम आ रहे हैं फॉर योर कन्वीनियंस. तो चलिए वो बात की बात है. तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं समर वैकेशन समर सीजन के बारे में, वेदर और सीजन के बारे में. तो सीजन क्या हुआ आपको समझ में आ गई, वेदर क्या हुआ आपको समझ में आ गई. वेदर जो होता है वो टाइम टू टाइम चेंज ना करके, ठीक है, डे टू डे चेंज करता है. ठीक है, कुछ समय बाद हो सकता है अभी गर्मी है, बारिश होने लगे, हवाएं चलने लगे. ठीक है, अगर हो सकता है अभी बारिश हो रही है तो धूप खिल जाए, हवा चलने लगे. मतलब एक टिपिकली चेंज एक सडनली द वेदर चेंज. बट द सीजन इज नॉट चेंजिंग सडनली. इट्स अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. इट्स अ सीजन अकॉर्डिंग टू स्टेप बाय स्टेप. 4 months, 3 months, ठीक है, in this type, in this month we typically you know very well the summer season. After that you notice and you know very well it's a rainy season comes upon. ठीक है, तो ये हो गया सीजन और वेदर के बारे में. जैसे कंफ्यूजन है क्लियर है. अब चलते हैं हम लोग आगे. तो ये कहता है कि वेदर इज डिफाइंड एज आपके बुक में क्या दिया हुआ है वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं. तो कहता है बुक के बारे में कि वेदर इज डिफाइंड एज द कंडीशंस ऑफ योर सराउंडिंग्स. एज
वेदर रेस्पेक्ट इन टेम्परेचर, विंड एंड रेन। आपके तापमान में जैसे टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 38-35 डिग्री के अप्रॉक्स होगा, ठीक है, 40 डिग्री के अप्रॉक्स होगा, ठीक है, तो हो सकता है टेम्परेचर में गिरावट हो जाए, ठीक है, हो सकता है टेम्परेचर और ऊपर की तरफ अपवर्ड्स जाए या लोवर्स जाए। तो इस तरह से सीजन में जो होता है, वेदर में जो होता है, वो टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज करता है, ठीक है, टाइम टू टाइम, ठीक है, आवर्स। वेदर कीप्स चेंजिंग फ्रॉम आवर्स टू आवर्स एंड डे टू डे। बताया ना अभी, वेदर जो होता है वो चेंज करता है घंटे दर घंटे और डे टू डे चेंजिंग इन वेदर यू कैन सो, ठीक है। अब कहता है द चेंजिंग इन वेदर ड्यू टू सन, सूरज के चलते चेंज करता है वेदर। और वो कैसे चेंज करता है आपके बुक में नोटिस मैंने भी यहाँ पे बताया, ठीक है। तो कहता है द हीट ऑफ द सन कॉजेज विंड्स टू ब्लो, सूरज की जो गर्मी होती है वो हवाओं को चलने में हेल्प करता है। हवा जैसे जैसे सूरज ज़्यादा गर्म होगा, हवा भी उतनी ही गर्म चलेगी, ठीक है। सूरज में हल्की गर्माहट कम होगी, हवा भी थोड़ा सा मॉइस्चर होगा, थोड़ा सा हवा ठंडी चलेगी, ठीक है, ये नोटिस। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ द क्लाउड्स। सूरज जो है बादलों की गति पर भी निर्भर करता है, बादलों की गति सूरज पर निर्भर करता है। सूरज जितना गर्म होगा, सूरज जिस तरह का होगा, बादलों की गति जो होगी वो उतना ही स्पीडली फास्ट एंड स्लो चलेगा, ठीक है, दैट्स नोटिस। When sun shines brightly, अभी बताया ना, जब सूरज की रोशनी बहुत चमकदार होगा, शाइनिंग होगा, बहुत ज्यादा हीट करेगा, तो उस समय क्या होगा, इट्स रेज फॉल डायरेक्टली ऑन अर्थ। तो सूरज की जो रोशनी होगी वो सीधा कहाँ आएगा, धरती पे डायरेक्टली आएगा। वो ऐसा कब होता है, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करता है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, 45 एबव टेम्परेचर हमारा इंक्रीज करता है। सो एक्सट्रीमली हॉट सीजन, ओके। अब कहता है एक्सेसिव हॉट के चलते which makes a day hot, और वो बहुत गर्म महसूस करता है, वो दिन बहुत गर्मी होती है। कुछ दिन पहले बिफोर दैट बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा हॉट था, आई कैन नो वेरी वेल, ठीक है। बट इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, आपको मालूम होना चाहिए, सुबह और शाम के समय सूरज की जो रोशनी होती है, सूरज का जो तापमान होता है वो कम होता है, लो होता है। बट इन द नून, दोपहर के समय सूरज की रोशनी डायरेक्टली ऑफ द सन ऑफ द अर्थ, धरती पर डायरेक्टली आता है। तो उस टाइम क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज रहता है और हवाएं भी गर्म चलती है, तो ठीक है। सूरज जो क्लाउड होता है वो भी स्लो चलता है। तो ये हुआ ना, सूरज के ऊपर सब डिपेंड है, सूरज के ऊपर सीजन डिपेंड है, सूरज के ऊपर वेदर डिपेंड है, ठीक है, डिपेंड अपॉन सन, ऑल वेदर एंड सीजन। द मॉर्निंग एंड इवनिंग आर लेस हॉट देन द नून टाइम, बिल्कुल सही बात है, बहुत कम गर्म होता है मॉर्निंग एंड इवनिंग को दोपहर के अकॉर्डिंगली, ठीक है। द अर्थ टिल्स फ्रॉम द एक्सिस, पृथ्वी थोड़ी सी झुकी हुई है, अपने अक्ष पे थोड़ी सी झुकी हुई है, ठीक है। वो झुकाव जो है वो कहता है रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट, एक्सिस और ऑर्बिट, अक्ष पे, अपने अक्ष पे पृथ्वी जो है चक्कर लगाती है, सूर्य की चक्कर लगाती है 24 आवर्स, ठीक है। एक्सिस पे थोड़ी झुकी हुई है, झुकाव के कारण ही हमारा जो एक्सिस और दिन और रात में क्यों होता है, तो पृथ्वी के चक्कर लगाने के कारण। पृथ्वी का चक्कर लगा करके नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है ना, पृथ्वी का आप एसएसटी में पढ़ते होंगे, यू कैन नो अस, ठीक है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो अगर नॉर्थ पोल में अभी दिन है तो साउथ पोल में इट कैन से डेफिनेटली यू कैन नो रात होगा, ठीक है। दिन है तो रात है तो दिन होगा, द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल अकॉर्डिंगली वाइस वर्सा। एंड डैम स्यूड अब कहता है द सन इज अ फिक्स्ड ऑर्बिट, इट कॉजेज चेंजेस इन वेदर, और यही जो है सूरज ही जो है वेदर में बदलने का कारण होता है, ठीक है। द पार्ट ऑफ द अर्थ क्लोज टू द सन, जब पृथ्वी का एक भाग सूर्य के क्लोज नजदीक में होगा तब क्या होगा, दिस आर लॉन्गर एंड वार्म डेज, बिल्कुल जब गर्मी के मौसम में है पृथ्वी और सूरज की नजदीकियां बढ़ती हैं तो दिन लंबा होता है और बहुत ही गर्म होता है, पृथ्वी बहुत ही ज्यादा हॉट होती है, टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज करता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा बढ़ता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा क्या होता है, जब सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी बढ़ती है, कब बढ़ती है, इन ठंडे के मौसम, ठीक है। तो उस जब ठंडे के मौसम में, सर्दी के मौसम में ऑन दिस वेदर क्या होता है वो देखिए।
डिपार्ट ऑफ द सन, अवे फ्रॉम द सन, शॉर्टर एंड कूलर डेज। बताया दूरी कम है, ज्यादा है तो हवाएं ठंडी चलेंगी, दिन भी छोटा करेगा, मौसम भी सुहाना होगा। ठीक है, शरद ऋतु के समय। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे। कहता है हवा के बारे में, ये तो वेदर और सीजन के बारे में आपने अकॉर्डिंगली जान लिया। इफ एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क एनी टाइम ऑन माय सोशल मीडिया एंड पर्सनली कॉन्टैक्ट्स। अब कहता है हवा के बारे में चलते हैं। हवा भी एक तरह का कहता है, जिस तरह से वाटर इज लाइफ, also air is life for sustain our life on earth। अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, हमारे यूनिवर्स में, जहां पे एयर है, एयर दैट इज एटमॉस्फेयर। अगर हवा नहीं होगा, we cannot sustain our life, we cannot think about our life without air along with water। ठीक है, अब हवा भी मिक्सिंग है। हवा में भी बहुत सारे ऐसे गैसेस मिले हुए होते हैं, जिससे मिक्सिंग ऑफ गैस, हम एयर के बारे में अगर प्रॉपर्टीज देखा जाए, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, तो एयर का प्रॉपर्टी है एयर ऑक्युपाइज स्पेस, एयर इज मिक्सिंग ऑफ गैसेस, एयर इज मिक्सिंग ऑफ वाटर, एयर इज मिक्सिंग ऑफ डर्ट एंड स्मोक। वेरी सो मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। तो कौन कौन से गैसेस मिले हुए हैं उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, CO2 हो गया, और अदर गैसेस भी बहुत सारे हो गए यहाँ पर। ठीक है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में है, 78% नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में, एयर में मौजूद है। उसके अलावा 21% ऑक्सीजन है। आपके बुक में दैट नोट डाउन है, हम यहाँ पे देखते हैं। वी कैन से, वी कैन नोटिस दैट व्हाट इज द नोट, व्हाट इज द मेंशन ऑन योर बुक, दैट्स इट। हियर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, दैट्स नो। द मोस्ट कॉमन गैसेस आर नाइट्रोजन और 78% दैट आई मेंशन ऑलरेडी, 21% ऑक्सीजन दैट्स मेंशन ऑलरेडी। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस अदर गैसेस है, CO2 है, उसके अलावा 0.03% हमारा CO2 है, जैसे आप देख सकते हैं। लेकिन 100 का 3% हमारा CO2 है। ठीक है, उसके अलावा 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है। इस तरह से और अलग इनर्ट गैसेस भी हमारे एयर में मौजूद है, जिसके बारे में आप आगे जरूर पढ़ोगे। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लासेस, you already know, you have mentioned, you have studied about all this type of chapters, all this type of topic about wind, air and atmosphere in above the classes, in your senior classes you did approximately। कहता है अब यहाँ पे कंप्लीट, तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, उसके अलावा हम थोड़ा सा देख लेते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। वायुमंडल, नाम से मालूम पड़ रहा है वायुमंडल, जिस मंडल में हवा हो उसमें एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर डिप्रेशन भी आपको बताया था। द ब्लैंकेट ऑफ एयर, अ ब्लैंकेट ऑफ थिन लेयर ऑफ द एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जिस भी मंडल पे हवाओं का पतला सा ब्लैंकेट हो, हवा का परत हो, जहां हवाएं चलती हो, उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। और एटमॉस्फेयर ओनली इज अवेलेबल ऑन द अर्थ। केवल पृथ्वी पर ही ऐसा एक प्लेनेट है, हमारे प्लेनेट्स, जहाँ पे हवाएं सस्टेन है, जहाँ पे हवाएं चलती है, जहाँ पे एटमॉस्फेयर है, और जहाँ पे एटमॉस्फेयर वहाँ पे हवा है, और जहाँ पे हवा है वहाँ पे एटमॉस्फेयर है। ठीक है, पृथ्वी का कुछ ऐसा भाग है, ठीक है, जैसे जैसे हम पृथ्वी से अब जाएंगे, जैसे आप नोटिस करते हो कि नोटिस समटाइम्स व्हेन यू गो ऑन द हिल स्टेशन, जहाँ आप कहीं जाए होंगे, कहीं आप गए होंगे धरती पे, कहीं आप गए होंगे पहाड़ों पे, पर्वतों पे, तो वहाँ पे आपने गौर किया होगा कि वहाँ पे हवा का दबाव कम बनता है। जैसे जैसे हवा का दबाव कम बनेगा, वैसे वैसे सांस लेने में तकलीफ होगी, सफोकेटिंग। ठीक है, यू फील सफोकेट, वहाँ पर हवा का दबाव कम, और जहाँ पे हवा का दबाव कम, वहाँ आप नोटिस करोगे एटमॉस्फेयर खत्म होने जा रहा है। जैसे हवाई जहाज, एरोप्लेन दूसरे मंडल में उड़ता है, ठीक है, वायुमंडल में, ठीक है, एक्सोस्फीयर, एटमॉस्फेयर वहां नहीं है। जैसे जैसे धरती से ऊपर आप जाओगे, वहां एटमॉस्फेयर खत्म होता चला जाएगा, और जहां एटमॉस्फेयर खत्म होगा वहां सांस लेने में तकलीफ होगी। इसलिए आप जानते होंगे when astronauts go on the space with he carries with oxygen bag on their back। जब कोई अंतरिक्ष यात्री, एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में जाता है तो अपने साथ ऑक्सीजन लेकर के जाता है, ऑक्सीजन बैग लेकर के जाता है, ताकि वहां पर
एटमॉस्फेयर तो नहीं है, तो सांस कैसे लेगा, और सांस नहीं लेगा तो जिंदा कैसे रहेगा। तो इसलिए अपने साथ ऑक्सीजन का सस्टेन पैक्स लेकर के जाता है ताकि वहां सांस लेने में तकलीफ ना हो, ठीक है, बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेयर अराउंड इट, ठीक है। तो यही यहाँ पर बात है, अगर वहां ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो वहां इंसान मर जाता है। तो पृथ्वी एक ऐसा चीज है, ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर मींस एयर है, ठीक है। एयर कंटेन्स डर्ट्स, स्मोक एंड अदर टाइप्स ऑफ गैसेस, यू नो, जिट्स प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, ठीक है। तो एयर के बारे में आपने बताया कितने सारे गैसेस यहाँ पे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन 21% है, CO2 हमारा 0.03% है, उसके अलावा हमारा नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, 78% है, ठीक है। उसके अलावा इनर्ट गैसेस है, नियोन, आर्गन, अलग तरह के गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद रहते हैं। इसके बारे में आप आगे और अच्छे तरीके से पढ़ोगे, डॉन पढ़ेंगे। अब चलते हैं हम लोग आगे। यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं जो आप बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, बना सकते हैं, फिर भी देख लेते हैं। मूविंग एयर इज कॉल्ड ब्लैंक्स। कुछ क्वेश्चन है, मूविंग एयर इज कॉल्ड ब्लैंक्स, तो विंड होगा। कहता है तेज चलती हवाओं को विंड कहते हैं। विंड और एयर में डिफरेंस है, ठीक है, बताते हैं। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट other one is gently and soft blowing wind is called air। तो यही यहाँ पे डिफरेंस है। अगर कोई हवा तेज चले तो उसे विंड कहते हैं, अगर वो जेंटली पे चले, बिल्कुल स्मूथली चले, तो उसको एयर कहते हैं। स्लो मूविंग इज कॉल्ड, फास्ट मूविंग इज कॉल्ड विंड, ओके। फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग ब्लोइंग विंड इज कॉल्ड स्टॉर्म। बहुत तेज चलती है, बहुत तेज चलेगा, फास्ट चलेगा, उसे स्टॉर्म, तूफान, आंधी कहते हैं ना, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे। एयर इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स। जैसे हवा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करता है पेड़ पौधा, वहां पर भी गैसेस की जरूरत होती है, ठीक है। प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ठीक है, फॉर द नीडफुल फुलफिल ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपने पढ़ा होगा, मैं हम ऑलरेडी लर्न अबाउट फोटोसिंथेसिस इन प्रीवियस चैप्टर्स इन योर क्लासेस। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ CO2 ऑक्सीजन, CO2 with the release carbon dioxide and accept CO2 with the help of sunlight and chlorophyll, the presence of sunlight and the air, water, ठीक है। तो ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है, किस लिए करता है? खाना बनाने के लिए। खाना बना के किसको देता है? हमको देता है। CO2 लेता है, ऑक्सीजन को देता है। प्लांट्स जो है वो CO2 एक्सेप्ट करता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो ये हमारा हो गया। आप कहता है इसके अलावा व्हाट काउजेस द विंड्स टू ब्लो। क्या जरूरत है, क्या कारण है कि हवाएं बहती है? तो कारण क्या है? विंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द uneven heating of the earth's surface by the sun। हवा का बहने का मतलब है पृथ्वी पर सूर्य का अनौपचारिक तरीके से, अनइवन तरीके से, ठीक है, गर्म होना, ठीक है, अनइवन बाउंसेस से, ठीक है, इसका कोई अंदाजा नहीं है, ठीक है। गैर अनातन जो है हवाओं से, सूरज की रोशनी से पृथ्वी जब गर्म होता है तो उस तरीके से हवा बहती है, और हवा बहते हुए सूरज को, धरती को जो है वो ठंडी करने की कोशिश करता है। As the sun warms the earth's surface, आपको पहले बताया, जब सूरज गर्म होगा तो हवाएं भी गर्म चलेंगी, धरती भी गर्म होगा। सूरज ठंडी होगी, हवाएं भी ठंडी चलेगी, धरती भी ठंडी होगी, ठीक है। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग इतना हीट बढ़ गया है कि हमारे पृथ्वी का तापमान बढ़ता चला जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है? पेड़ों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है, बिकॉज पेड़ नहीं है तो CO2 कौन लेगा? इसलिए पेड़ लगाना सबसे ज्यादा जरूरी है। वृक्ष लगाओ, धरती को हरा भरा बनाओ, पृथ्वी को हरा भरा बनाओ, और अपने जीवन को भी हरा भरा बनाओ, ठीक है। वार्म एयर वेट्स लेस देन कूल एयर एंड राइज अपवर्ड्स। जो गर्म हवा है वो ठंडी हवाओं को कम लेता है, ऊपर की तरफ उड़ता है और धरती की तरफ से उड़ते हुए सूरज की तरफ जाता है। और उसके अलावा कहाँ जाता है? जिधर हवा चलेगी नदी की तरफ जाएगा, नदी के पानी को भी गर्म करेगा, ठीक है। तो ये बात है। उसके अलावा कहता है कि then the cool air moves in and replace the rising warm air। एक बात आपको बता देते हैं, जो हवा गर्म रहती है वो ठंडी हवाओं को
चलिए अब कुछ और मेन टॉपिक्स उस पर हम बात करते हैं, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के बारे में, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा और बात बता देते हैं कि जो गर्म हवाएं हैं वो रिप्लेस करती हैं ठंडी हवाओं से। गर्म हवा है, एक बात जैसे कि आप घर में रहते हैं, घर में लगाते हैं कूलर, वेंटिलेटर पे एक कूलिंग फैन होता है। वो कूलिंग फैन क्या करता है, हमारे घर में जो गर्म हवाएं हैं उसको रिप्लेस करके बाहर की ठंडी हवा को लाता है और घर की एटमॉस्फेयर और घर के टेम्परेचर को ठंडा करता है, लो करता है, जिससे कि ठंडी हो जाए। वही हाल करता है वहाँ पे एटमॉस्फेयर हमारा। जो गर्म हवा है रिप्लेस फ्रॉम द कूल एयर राइजिंग अप एंड कूल एयर इज रिप्लेस फ्रॉम द वार्म एयर। तो ये यहाँ पे कंडीशंस है। अब चलते हैं हम कुछ टॉपिक्स पे। मेन टॉपिक्स इज द सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। व्हाट इज सी ब्रीज एंड व्हाट इज लैंड ब्रीज, इसकी थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। सी ब्रीज और लैंड ब्रीज क्या होता है, समुद्र की तरफ से चलने वाली हवा, दैट इज कॉल्ड सी ब्रीज, rather than लैंड की तरफ से, धरती की तरफ से चलने वाली हवा, दैट इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। होता क्या है, समुद्र के किनारे जितने भी शहर हैं, जितने भी नगर हैं, जितने भी हमारे जैसे साउथ में समुद्री इलाके हैं, उसमें होता क्या है कि रात के समय जो धरती है वो बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है और दिन के समय वो गर्म रहता है, ठीक है। तो ये रीजन है सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। जैसे तमिलनाडु केरला के आसपास आप यू नो व्हाट इज वेल, द कोस्टल एरियाज ड्यूरिंग द नाइट द लैंड कूल वेरी फास्ट rather than day, comparison than the day। दिन के समय की अपेक्षा रात में जो है धरती जो है समुद्र के किनारे वाला जो कोस्टल एरियाज होते हैं वो जल्दी ठंडी हो जाती है। यहाँ पे बुक्स में क्या दिया हुआ है वो थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने समझाया है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, कहता है ड्यूरिंग द डे, दिन के समय क्या होता है, द सन हीट्स द लैंड सरफेस, सूरज जो है वो गर्म करता है, दैट्स अ कॉमन फैक्टर, यू नो द फैक्ट। बट एयर evolves heat up first and rises, और वो धरती पे जो चलने वाली हवा होती है वो भी गर्म होती है बहुत जल्दी। जब सूरज गर्म होगा, सूरज के तापमान से धरती गर्म होगा समुद्र किनारे वाला, तो वो हवा भी गर्म होगी, जो सूर्य के जो समुद्र की तरफ से चल रही हवा है वो गर्म होगी, दैट्स अ कॉमन फैक्टर। अब कहता है कि टू रिप्लेस द राइजिंग एयर, अब वो बहने वाली हवा रिप्लेस करती है, ठीक है, किसको, कूलर एयर को, इज ड्रॉन इन फ्रॉम एबव द सरफेस ऑफ द सी, समुद्र की सतह पर जो चलने वाली हवा है वो रिप्लेस करेगी गर्म हवा से। फिर समझिएगा, यहाँ पर आपको डायग्राम भी देख लीजिएगा, डायग्राम डिस्प्ले स्क्रीन, ठीक है। कंफ्यूजन यू आर क्लियर, द कंफ्यूजन दैट्स सो वेरी वेल। तो यहाँ पे कहता है कि ये जो सी ब्रीज जो समुद्र की तरफ से चलने वाली हवा है वो धरती की तरफ आती है और वो धरती की तरफ आने से हवा गर्म हो जाती है, बिकॉज दिन के समय चल रही है, दिन के समय धरती गर्म है और समुद्र में जो है वो पानी भी गर्म हो जाता है। तो वो क्या करता है कि ड्यूरिंग द डे the sun heats the land surface but the air above it heats up first। सबसे पहले क्या करता है, हवा गर्म हो जाती है, ठीक है, एंड राइजेस, उठना शुरू होता है, ठीक है, चलना शुरू होता है, टू रिप्लेस द राइजिंग एयर, और वो बहने वाली हवा को रिप्लेस करता है। कौन रिप्लेस करता है, कूल एयर ड्रॉन इन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सी, समुद्र के तरफ से जो चलने वाली हवा है धरती की तरफ जो आ रही है वो गर्म हवा को क्या करता है, ठंडी हवा में रिप्लेस कर देता है, ठीक है। तो ये हो गया सी ब्रीज, यानी समुद्र की तरफ से चलने वाली हवा धरती की तरफ आ रही है और धरती की तरफ जो हवा चल रही है उसको रिप्लेस कर देता है, जो गर्म हवा है रिप्लेस करता है। कौन हवा, समुद्र की तरफ से ठंडी हवा जो चल रही है वो रिप्लेस कर दिया, तो हवा उधर की भी ठंडी हो गई, ये हो गया सी ब्रीज। सीधे उसका उल्टा, अपार्ट फ्रॉम दिस वाइस वर्सा, लैंड ब्रीज वही काम करता है, क्योंकि धरती जो है रात के समय बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है, ठीक है। जैसे राजस्थान में जहाँ मरुस्थल रेगिस्तान डिजर्ट एरिया, कूल वेरी फास्ट ड्यूरिंग द नाइट, ठीक है। तो वो क्या करता है, जब रात के समय धरती ठंडी हो गई समुद्र की हवा गर्म हो जाती है। क्यों गर्म होती है, बिकॉज उसने रिप्लेस किया था गर्म हवा को, लिया था अपने तरफ। अब रात को वो काम करेगा धरती, जो हमारा लैंड है वो क्या करेगा, ठंडा है, ठीक है, वो क्या करेगा, जो गर्म हवा समुद्र की तरफ है उसको रिप्लेस करेगा और समुद्र को ठंडा करेगा, ठीक है, राइजिंग अप डिक्रीजिंग वाटर, ठीक है, वो ठंडा करेगा। तो वो हो गया सी ब्रीज, सॉरी लैंड ब्रीज, ठीक है।
सीधा उल्टा। तो धरती की तरफ से चलने वाली हवा समुद्र की तरफ गई, समुद्र की हवा को ठंडा किया, वो हो गया लैंड ब्रीज। और समुद्र की तरफ से चलने वाली हवा धरती की हवा को ठंडा किया, वो हो गया सी ब्रीज। सो वेरी कंफ्यूजन क्लियर, आई नोटिस दैट। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे। ये हो गया हवाओं के बारे में। अब पानी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। वाटर क्या है? वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है। एवरीबडी नोज अबाउट दैट। Even 3/4 of the Earth's surface is covered with water. Earth is called a blue planet due to 3/4 of the Earth is covered with water. पानी से भरा हुआ रहता है, पानी से ढका हुआ रहता है, क्योंकि समुद्र है, ओशन है, महासागर है, सागर है। इसलिए हम पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट्स कहते हैं। ठीक है, आप देखते हैं आगे यहाँ पे। Water is found all over the ground of the earth is found lakes, rivers, streams, seas, oceans and wells. कुआं, समुद्र, सब चीज में यहाँ पे हवा पानी भरे हुए हैं। जैसे 3/4 of the parts covered with the water. ठीक है। Water is also found in air in form of tea droplets with called water vapor. देखिए जल वाष्प क्या होता है, जो हवा के बारे में मैंने बात कर रहा था अभी। You know the tea droplets is available in mixing with the air, that is called water vapor, and that is called moisture air, humid air. हवा में भी पानी की मात्रा होती है, मॉइस्चर होता है, नमी होता है। ठीक है, उसे हम जल वाष्प कहते हैं। जब हवा ज्यादा ठंडी होने लगे, आप सुन लेना, हवा में कहीं ना कहीं पानी की मात्रा होता है। ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर मिक्सिंग विद द एयर, दैट इज कॉल्ड मॉइस्चर एयर, नमी। सुबह के समय इन ड्रॉन भोर के समय हवा ठंडी होती है, बिकॉज देयर इज अ ड्रॉपलेट्स, टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर मिक्सिंग विद द एयर, एयर कंटेन्स कूल एंड वेरी वेरी सोलफुल। यही जल वाष्प होता है, जल और वाष्प, यानी कि जल में हवा की मात्रा। ठीक है, हाँ चलते हैं हम लोग आगे यहाँ पर। अब इस पे आगे क्या कहता है, इसमें बहुत सारे कंडीशंस हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रोसेस है। प्रोसेस में क्या कहता है कि वाटर एग्जिस्ट इन द 3 फॉर्म्स, पानी 3 फॉर्म में 3 तरह से है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को ले लेते हैं हम लोग आइस को, इससे पहले लेते हैं पानी को। उस वाटर को हम फ्रिज में डालते हैं, दैट कंटेन्स इन फ्रीज। आफ्टर दैट दिस वाटर चेंजेस इनटू सॉलिड फॉर्म, सॉरी, इन द सॉलिड फॉर्म एंड इज मिक्स्ड विद द आइस, बर्फ बन जाता है। तो जो वाटर पहले लिक्विड था, when we contains in the freeze and it melts, ठीक है, और वो जमना शुरू हुआ, तब क्या बन गया? बर्फ बन गया, आइस बर्फ बन गया, वो हो गया सॉलिड। लिक्विड से सॉलिड बना। वो सॉलिड जो है दोबारा अगर उसको हम आउट फ्रॉम द फ्रीज करेंगे, it melts, it started melts, after that it changes into liquid। ठीक है, गैस कब बनेगा? अब वो जब हवा मिल गया, ठीक है, लिक्विड है, गैस है, जैसे हमारा ऑक्सीजन, CO2, उसके अलावा और भी बहुत सारे गैसेस हैं जो कि फॉर्म्स में जाता है। देखिए कैसे इस फॉर्म्स इंटरचेंजेबल, वो इंटरचेंज करता है, आपस में चेंजिंग होते रहता है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। ओके, चेंज करता है। When ice is left in open area, जब उसी बर्फ को हम खुली हवा में छोड़ेंगे, खुले क्षेत्र में छोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा? That melts, पानी में जम लिक्विड हो जाएगा। ठीक है, when water is heated, और वही पानी को अगर हम गर्म करते हैं, वो वाष्प बन के उड़ जाएगा, वेपर बन के ऊपर कूल एयर हो जाएगा, वो गैस बन गया। तो लिक्विड भी बन गया, सॉलिड भी बन गया, एंड इंटरचेंज ऑफ गैस भी बन गया। तो वाटर हैज 3 फॉर्म्स, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। अब कहता है चेंज इनटू गैस, दैट मींस वाटर वेपर। अब जलवाष्प के बारे में पहले बताया था। अब यहाँ पे 2-3 प्रोसेस है। पहला प्रोसेस है इवेपोरेशन, वाष्पीकरण। इवेपोरेशन क्या होता है वो देख लेते हैं। Evaporation is the process of which water changes into form from water vapor is called evaporation, वाष्पीकरण। कोई भी वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, उसको हम इवापोरेशन कहते हैं, जल वाष्प कहते हैं। जल का वाष्प में चेंज हो जाना,
ठीक है, वाष्पीकरण हो जाना, दैट्स अ वेरी सिंपल, यू अंडरस्टैंड इन वेरी क्विकली वे, इन वेरी शॉर्ट वे, ठीक है। आप कहता है टिपिकली वे कि इवेपोरेशन इज द प्रोसेस इन व्हिच वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर, जो कि लिक्विड में चेंज हो गया, किसमें, जल वाष्प में चेंज हो गया जब उसको हम गर्म करते हैं। ऑन हीटिंग, गर्म करने पर, कोई पानी को गर्म कीजिए गैस पे, वो क्या हो जाएगा, हीट करने के बाद जल वाष्प के रूप में ऊपर उड़ जाएगा ऊपर उड़ने के बाद वो वाष्पीकरण करेगा, दैट्स अ फॉर्म ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है। द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, तापमान पे डिपेंड करता है ना, हायर टेम्परेचर फास्टर इज इवेपोरेशन, जब टेम्परेचर हाई हो, गैस को हाई कर दीजिए, टेम्परेचर उसका हाई हो जाएगा, जल वाष्प जल्दी जल्दी होगा, ठीक है। विंड, स्ट्रॉन्गर द विंड मोर विल बी इवेपोरेशन, हवा तेज चलेगी वहां पर भी वाष्पीकरण ज्यादा होगा। कैसे होगा, कपड़ा सुखाने के लिए अगर जाइए, यू पुट ऑफ द क्लॉथ, पुट ऑन द वेट क्लॉथ इन द सन, सूरज की रोशनी में कोई भी भीगे कपड़े को सुखाइए, या फिर हवा की रोशनी में खुले एरिया में भीगे कपड़े को सुखाइए, हवा के साथ वो जो पानी है, वो जो वाटर है उड़ जाएगा ऊपर, द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज द इवेपोरेशन, ठीक है। तो ये हो गया दो फॉर्म। ह्यूमिडिटी, आर्द्रता बताया था, पानी में हवा में पानी की मात्रा, ठीक है। लेजर तक ह्यूमिडिटी मोर विल बी द इवेपोरेशन, जहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी वहां इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा, ठीक है। कंडेंसेशन देखते हैं, ये कंडेंसेशन क्या है, कंडेंस करता है पानी को, आफ्टर कूलिंग, सीधा इसका उल्टा है, कैसे देखिए। कंडेंसेशन इज द प्रोसेस इन व्हिच वाटर चेंजेस इनटू फ्रॉम वेपर फ्रॉम लिक्विड, ठीक है। कंडेंसेशन इज द प्रोसेस जो वाटर जो कि किस में है, वाटर चेंजिंग फ्रॉम वेपर, जो वाष्प था, जो हवा वाष्प बन के ऊपर उड़ा, ठीक है, वो वापस जो है फॉर्म ऑफ लिक्विड फॉर्म, कैसे लिक्विड में हो जाएगा, कैसे देखिए एग्जांपल लेते हैं। यू पुट द वाटर ऑन द गैस एंड द ओवन फॉर द हीटिंग, ठीक है। गर्म करने के लिए पानी रखते हैं आप हीटिंग पे, गैस पे, वो पानी गर्म होता है, वाष्प बन के आप देखते हो, उसको अगर ढक दीजिए, ढकने के बाद उस कंटेनर को उठाइए, उसमें जो ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर आप देख रहे हैं, ठीक है, वाष्प बन के होने के बाद वो ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर जब ठंडा हो जाएगा तो वापस जो है ठंडा होने के बाद कंटेनर में गिर जाएगा, ठीक है। आफ्टर कूलिंग, उसमें था आफ्टर हीटिंग, इवेपोरेशन था क्या, आफ्टर हीटिंग, वाष्प बन के ऊपर उड़ा, इसमें था आफ्टर कूलिंग, ठंडा होगा, वो जो वेपर है कूलिंग होने के बाद ड्रॉपलेट्स के रूप में नीचे कंटेनर में वापस चला जाएगा। तो ये हो गया कंडेंसेशन का प्रोसेस। बस वेरी सिंपल, एक चीज आई सॉलिड बना, वो सॉलिड जैसे ही आप उसको किसी कंटेनर में रखिएगा, वो जैसे जैसे ठंडा होगा, जैसे जैसे मेल्ट होगा, उसके आसपास आप देखिएगा लेयर ऑफ टीनी पार्टिकल्स ऑफ द वाटर यू सोर्स, और वो क्या होगा, ठंडा होने के बाद ही ना, जब ठंडा हुआ बिल्कुल वो लिक्विड हुआ, वो ठंडा होने के बाद वापस कंटेनर में सस्टेन हो गया, कंटेनर में समा गया, ठीक है। तो इवेपोरेशन में था आफ्टर हीटिंग, इसमें है आफ्टर कूलिंग। एक बार फिर से इसका डेफिनेशन हम देख लेते हैं, बाकी क्लियर है, कंफ्यूजन था। कंडेंसेशन इज द प्रोसेस इन व्हिच वाटर चेंजेस फ्रॉम वेपर, पानी बदलता है फ्रॉम किससे, वेपर से, वाष्प से, फॉर्म किसमें, फॉर्म टू इट्स लिक्विड फॉर्म्स। वाटर वेपर चेंजिंग इनटू लिक्विड, लिक्विड बदल गया ना, जब वाष्प जो ठंडा हुआ आफ्टर कूलिंग, जो कूलिंग नहीं किया हुआ है, वो फॉर योर एनहांस योर नॉलेज, आई एड द कूलिंग, आफ्टर कूलिंग जो वाटर वेपर है, जल वाष्प जो है, वो क्या हो गया, ठंडा होकर के वापस कंटेनर में चला गया, ठीक है। तो ये हो गया कंडेंसेशन। तो दो प्रोसेस पूरा हो गए, स्टैम्प से हो योर ऑल कंफ्यूजन ग्रेजुअली आंसर क्लियर। चलो चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक में। अगला हमारा टॉपिक क्या है, फ्रीजिंग, बिल्कुल जमना, फ्रीज करना। फ्रीजिंग इज द प्रोसेस इन विच वाटर चेंजेस फ्रॉम लिक्विड फॉर्म्स इनटू सॉलिड फॉर्म। बस सिंपल है, तो ये पानी को फ्रिज में रखिए, फ्रीज कर जाएगा, वो क्या होगा, फ्रीज होगा, जमेगा, ठीक है। तो ये फ्रीजिंग प्रोसेस, दैट्स क्लियर। अब ये क्लियर हो गया कंफ्यूजन, दैट्स इट। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक है, वी गो वाटर साइकिल इज द मेन टॉपिक। जल चक्र इज द कंडीशंस ऑफ इवेपोरेशन, वाष्पीकरण का ही प्रोसेस है वाटर साइकिल। देखिए कैसे, द हीट ऑफ द सन, सूरज का जो गर्मी है, हीट है, इवेपोरेट्स द वाटर
वो पानी को एपरेट्स करता है, वाष्पीकरण में चेंज करता है। क्या करता है चेंज करने के बाद? फ्रॉम पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड सीज दिस वाटर राइजेस अप एंड चेंज इनटू वाटर वेपर। देखिए सिंपल सा एग्जांपल आपको छोड़ ना द कंफ्यूजन क्लियर विद द सिंपल एग्जांपल्स। क्या होता है, व्हाट हैपेंस व्हेन कोई भी गर्मी के समय नदी का, तालाब का, झरने का पानी गर्म होता है, वो सूरज की रोशनी जो है उस पानी को सोखता है, राइजिंग अप विद द सन, हीट ऑफ सन, और ऊपर की तरफ जाता है। ऊपर जाने के बाद वो क्या करता है, वातावरण में कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, वापस वो वाटर वेपर के रूप में, वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में नीचे आता है, रेन के रूप में नीचे आता है, बारिश के रूप में नीचे आता है। ये हो गया वाटर साइकिल। चल सकता हुआ ना, नीचे पानी था, सूर्य उसको राइजिंग वाटर वेपर के रूप में खींच करके ऊपर ले गया, फिर से वो बारिश के रूप में नीचे ही आया, तो वाटर साइकिल प्रोसेस पूरा हुआ। उसके अलावा आपकी एग्जाम्पल आई हैव सो ऑलरेडी, कपड़े सुखाने के लिए आप देते हैं गर्मी धूप की रोशनी में, उसमें लगा हुआ पानी, उसमें भीगे हुए पानी सूरज की रोशनी के कांटेक्ट में आता है, राइजिंग अप विद द सन हीट, विद द हीट ऑफ सन, and it changes into water vapor and air with the mixing of clouds, and after that it was raining, it rains, it is called water cycle। जब सूखे हुए कपड़े से, जो भीगे हुए कपड़े से पानी ऊपर जाता है, ऊपर की तरफ से फिर वापस बारिश के रूप में नीचे आता है, वही वाटर साइकिल का प्रोसेस पूरा हो गया। दिस इज एग्जांपल ऑफ वाटर साइकिल। ठीक है, इस वेरी कंफ्यूजन के लिए थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें क्या कहता है। इसमें कहता है कि द हीट ऑफ द सन evaporates the water from ponds, lakes, rivers and seas, this water rises up and changes into water vapor, ये जल वाष्प के रूप में बदलता है। उसके अलावा कहता है this water vapor reaches the upper parts of the atmosphere, वायुमंडल की ऊपरी परत में जाता है, और उसके बाद क्या करता है, when it condense, वो कंडेंस होता है, ऑपरेशन भी हुआ, कंडेंसेशन भी हुआ। कंडेंस क्या मतलब? आफ्टर कूलिंग। ऑपरेट्स का मतलब आफ्टर हीटिंग, पानी गर्म हुआ तभी तो ऊपर खिंचाया। कंडेंस का मतलब आफ्टर कूलिंग, ठंडा हुआ तभी तो नीचे आया। ठीक है, आफ्टर कूलिंग जैसे मैंने कुछ दिन पहले कंडेंसेशन के बारे में बताया था, यहाँ पे वाटर साइकिल के बारे में वही प्रक्रिया है, सेम टू सेम। ठीक है, तो कंडेंसेशन हुआ, यानी कि कंडेंसेशन कहने का मतलब आफ्टर कूलिंग, कूलिंग होने के बाद वापस नीचे आया फ्रॉम क्लाउड्स। ठीक है, बादल के रूप में और बारिश के रूप में नीचे आया। ठीक है, in liquid forms, the water droplets in the clouds condensation further to form bigger drops, और वो वापस बड़े बड़े ड्रॉप्स के रूप में चेंज हो जाता है। जो छोटे छोटे ड्रॉप्स आपस में मिक्स हो जाएंगे, जिसको मॉलिक्यूल्स है, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर कंपैक्ट टुगेदर एंड बी चेंज इनटू बिगर ड्रॉपलेट्स एंड इट चेंज रेन्स, बारिश के रूप में नीचे आता है। ठीक है, दैट्स वेरी कंफ्यूजन क्लियर। ये हो गया प्रक्रिया पूरा। अब देखते हैं हम लोग आगे दूसरा प्रोसेस में। ये प्रोसेस क्या है कि द वाटर ड्रॉप्स इन द क्लाउड्स condense further to form big drops. These drops become heavier and fall on earth in form of rain, is called precipitations। बिल्कुल सही बात है। precipitations क्या होता है? जब छोटे छोटे droplets compact together, the molecules of the droplets compact together the bigger droplets and changing into the form of clouds and it rains, is called precipitations। जब वो बारिश के रूप में नीचे आता है तो उसको precipitations formation या precipitations process कहते हैं। तो ये ऑपरेशन हो गया, कंडेंसेशन भी हो गया, लास्ट में precipitations भी हो गया। बारिश होना precipitations कहलाता है। क्लियर? अब चलते हैं हम लोग आगे। वाटर साइकिल का यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस है। कहता है द साइकिल ऑफ इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन इज कॉल्ड वाटर साइकिल। ठीक है, ये जब कंटिन्यूअस होता है, जब कंटिन्यू नहीं होगा तो हमारा नेचर का जो प्रोसेस है, बैलेंस है, वो अनबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा डिफरेंस है वाटर साइकिल का। अब चलते हैं हम लोग आगे। प्रेसिपिटेशन हैज डिफरेंट फॉर्म्स लाइक रेन, हैवी ड्यू, फॉग फॉर्म, स्नो। प्रेसिपिटेशन बहुत तरह का होगा ना, बर्फबारी होती है, फॉग होगा, बारिश तेज होगी, ये प्रेसिपिटेशन का भाग है, पार्ट है। चलो अब कहता है दैट रेन ड्रॉप्स पास थ्रू द कूल एयर, और वो बारिश की जो बूंदे हैं वो ठंडी हवाओं के साथ चले। जब ऊपर से आएगा तो हवा भी रहता है ना वायुमंडल में, जो हवाओं के साथ मिक्स होकर चलता है, तो वो क्या करता है, दिस ड्रॉप्स फ्रीज, वो ड्रॉप फ्रीज होगा, जमेगा। ठीक है,
टर्न इनटू आइस, और वही बर्फ के रूप में नीचे जाता है। तो देखते हैं ना बर्फबारी होती है, रेन, फॉग रेन होता है। दिस इज कॉल्ड हेल, दिस इज कॉल्ड पीलियड्स इज कॉल्ड हेल, उसको ही हेल कहते हैं, ठीक है। क्योंकि हवा के सफर के पानी आएगा, जब हवा के सफर के पानी आएगा, गैस मिलेगा साथ में, तो ये आइस के रूप में चेंज होगा, धरती के नीचे आएगा, तो हेल हो गया, ठीक है। और चलते हैं हम लोग आगे। ड्यू क्या होता है? ड्यू का मतलब देखते होंगे ऊपर, कभी कभी सुबह सुबह देखते होंगे आप, नमी होता है, हवा के साथ नमी, और पत्तों पर छोटे छोटे बूंदे सुबह उठने के बाद आप देखते होंगे पानी की छोटे छोटे बूंदे, उसको ड्यू बोलते हैं, ठीक है। और विंटर्स, ठंडी के मौसम, रात में ड्यू बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। ये ड्यू जो होता है वाटर वेपर कंडेंस, वाटर वेपर जो है कंडेंस होता है, ठंडा होता है, कंडेंसेशन इनटू अ स्मॉल ड्रॉपलेट, छोटे छोटे बूंदों के साथ गिरने लगता है, वो शीत बोलते हैं हम लोग आपस में, इधर नॉर्मली में शीत गिरना इज अ ड्यू, ठीक है। ओवर द लीव्स, पत्तों के पास, पत्तों के साथ, ये बताया ना, लीव्स के साथ, लीव्स के ऊपर पत्ते छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स गिरते हैं, उसको ड्यू बोलते हैं, दैट्स सिंपल वे। अब चलते हैं आगे। फ्रॉस्ट, When nights becomes extremely cold, जब ठंडा बिल्कुल रात में ठंडी हो जाता है, in the winter season, रात बिल्कुल ठंडी हो जाए, cold, तब क्या होता है? The dew freezes to form white crystals, fog देखते हैं ना, white शुरू बहुत सुनहले की तरह से एकदम white white crystals की तरह, स्फटिक की तरह। These ice crystals are called frost, उसके frost या fog भी बोल सकते हैं, ठीक है। कुहासा चलता है एकदम बिल्कुल जम जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर लो हो जाता है ड्यूरिंग द विंटर नाइट, ठीक है। When warm and wet air cools down, the form of clouds in teeny waters drops in the air of the land or water, this is called cloud form। और वही हवा जब ठंडी हो जाए, वही पानी जब ठंडा हो जाता है, तो वो कुहासे के रूप में, फॉग के रूप में आपस में ढक जाता है पूरा मौसम, ठीक है। अब थोड़ा देख लें प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर थोड़ा देख लेते हैं। उसके पहले हम इम्प्योरिटीज देख लेते हैं। वाटर में, पानी में बहुत सारे अशुद्धियां भी हैं, इम्प्योरिटीज भी हैं, है ना। इम्प्योरिटीज क्या है कि रेन वाटर फिल्स पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड सीज, रेन वाटर जो गिरता है वो कहाँ गिरता है? धरती पे गिरेगा, तालाब में, झरने में, हर समय आपस में गिरते हैं यहाँ, तो पानी क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। और जब पानी अशुद्ध हो गया, व्हेन इट फ्लोज, जब ये बहने लगता है, इट कैरीज डस्ट, जर्म्स, इसमें बहुत सारे कीटाणु डस्ट करते होंगे ना, गंदे होंगे जब पानी, उसको साफ करना हमारी प्रक्रिया है, और उसको साफ कैसे करते हैं उसका अलग प्रोसेस है, दैट्स मेंशन हियर बिलो, एंड वी मस्ट बी लर्न अबाउट दिस, व्हिच कैन लीड टू मेनी वाटर बोर्न डिजीजेस। और इस तरह की जो अशुद्धियां होती है बहुत सारे वाटर बोर्न डिजीज को लेकर के आते हैं, और उसको अलग अलग प्रोसेस में करके हमको यूज करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए, ठीक है। अब कैसे यूटिलाइज करते हैं इसके लिए प्यूरिफिकेशन प्रोसेस कुछ है। वो क्या प्रोसेस है? पहला हमारा है बॉइलिंग करना, वो जो बारिश की पानी है उसको यूज करने के लिए हम बॉयल करेंगे, उबालेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करने से पानी के जो अशुद्धियां हैं, वो कीटाणु है, वो साफ हो जाते हैं, उड़ जाते हैं वाटर वेपर को बन करके, ठीक है। दिस बेस्ट वे ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर टू रिमूव बैक्टीरिया, पानी के कीटाणु को क्या करता है? रिमूव करता है, हटाता है। एंड जर्म्स इज बॉइलिंग, जर्म्स कीटाणु क्या करता है? बॉयल होकर के उड़ जाता है ऊपर, ठीक है। We should boil water 150 to 20 minutes, उस पानी को कम से कम 15 से 20 मिनट तक हमें बॉयल जरूर करना चाहिए, ताकि उसके कीटाणु और उसके बैक्टीरियाज उड़ जाए, कील हो जाए आफ्टर बॉइलिंग, ओके। दूसरा प्रोसेस हमारा क्लोरीनेशन, क्लोरीनेट करने के लिए। अब क्लोरीनेट कैसे करेंगे? टू मेक वाटर प्योर फॉर ड्रिंकिंग, क्लोराइन टैबलेट्स, क्लोरीनेशन का टैबलेट आता है, बिल्कुल सही बात है, क्लोरीनेशन टैबलेट आता है। इस टैबलेट को अगर हम डालेंगे टू एडेड, और क्लोरीन गैस इज पास थ्रू वाटर, पानी में आता है और पानी को शुद्ध करता है, ठंडा करता है उसको, और प्योर करता है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोरीनेशन, इस प्रोसेस को हम क्लोरीनेशन कहते हैं। सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, सेडिमेंट्स करना और डिकेंट्स करना देखिए। व्हेन वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन, अब सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन कहता है कि व्हेन वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन अ कंटेनर, किसी कंटेनर में अगर उस पानी को बहुत देर तक छोड़ दिया जाए फॉर फ्यू आवर्स, तो उसमें बहुत सारे डस्ट एंड जर्म्स और डॉट पार्टिकल्स आ जाते हैं, स्मोक आ जाते हैं। उसको क्या करते हैं हम लोग? इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज, उसमें अघुलनशील कुछ ऐसे इम्प्योरिटीज आ जाते हैं जिससे पानी को पीना हमारे लिए हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकता है, ठीक है।
We settle down at the bottom of the containers, कहता है उस कंटेनर में सेटल डाउन, नीचे उसे इम्प्योरिटीज है वो जम जाते हैं, ठीक है। उसको जमने के बाद उसको सेडिमेंट्स करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। सेटल डाउन इज कॉल्ड कंटेनर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन कहते हैं। सेडिमेंट्स करना, क्योंकि कहने का मतलब फिर देख लीजिए, कोई भी पानी अगर उसको बहुत देर तक छोड़ दिया जाए, खुले में छोड़ दिया जाए, तो उसमें कुछ ऐसे इम्प्योरिटीज, डस्ट एंड स्मोक्स जो कि नीचे बैठ जाते हैं। सेटल डाउन द कंटेनर्स ऑन द बॉटम इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन, ठीक है। द क्लियर वाटर इज नाउ poured into another container without disturbing the settled impurities। और जो पानी सही पानी है, जो साफ पानी है, उसको दूसरे कंटेनर में अगर हम रखते हैं तो उस इम्प्योरिटीज को छोड़ करके, जिससे नीचे गंदा पानी, उसको ऊपर सही सही ठंडे पानी, अच्छे पानी है, शुद्ध पानी को अगर हम दूसरे कंटेनर में कंटेन करें, उसको सस्टेन करें, उसको ऑप्टिन करें, उसको पुटअप करें, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? डिकैंटेशन कहते हैं, ठीक है। अब ये डिकैंटेशन कैसे करेंगे? तो फिल्ट्रेशन करने के बाद उसको छानेंगे पानी को, ठीक है। सेडिमेंटेशन और डिकैंटेशन समझ लीजिए। सेडिमेंटेशन का मतलब कोई भी इम्प्योरिटीज सेटल डाउन इन द कंटेनर्स, उसको सेडिमेंटेशन कहते हैं। और उसको जो पानी सही है, जो प्योर पानी है, शुद्ध पानी है, उसको हम दूसरे कंटेनर में रखते हैं, उसको डिकैंटेशन कहते हैं। उसके अलावा है फिल्ट्रेशन, छानने की प्रक्रिया, फिल्टर करने की प्रक्रिया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। कोई पानी को क्या करते हैं? द प्रोसेस द वाटर इज प्यूरिफाइड यूजिंग द फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर मिल रहा है, कोई भी ऐसा प्रोसेस जिससे पानी को हम लोग फिल्टर कर सकें, ताकि उसके impurities contain sustained in the containers. After all, the pure water is put on the containers. Water is allowed to pass through the filter paper, और filter paper के थ्रू पास होता है, और the mixing with the insoluble with the impurities sustained contains dust and smokes as called filtration, and the impurities left behind on the paper, और वो impurities है वो पेपर पे छूट जाता है ऊपर, और जो शुद्ध पानी होता है वो नीचे आ जाता है, ठीक है। And pure water is poured down in the container, that is called filtration process. And also this chapter is, that's all, that's over, and I damn sure in this chapter your all doubts and queries has cleared now. After all, apart from this, any types of doubts and any types of queries that's contained in your mind, that you contact me personally and on social media. Okay? That's we meet together in the next video with the next and new chapter. Till then, bye bye, take care, good day, namaskar.